Hello aspirants, welcome to the video session. In this video session, we are going to discuss the 2021 anthropology paper of HCS examination, हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। डिस्कशन के अंदर हम बेसिकली सवाल किस तरह से पूछे गए हैं और उन सवालों को आपको किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से काउंटर करना है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। कल्चरल प्राइमेटोलॉजी, ठीक है। देखो, प्राइमेटोलॉजी से दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज द लोकोमोटिव अडेप्टेशंस, ठीक है। द सेकंड इज द सोशल बिहेवियर इन प्राइमेट्स। और जो सोशल बिहेवियर इन प्राइमेट्स है दैट कम अंडर द कल्चरल प्राइमेटोलॉजी। द कल्चरल प्राइमेटोलॉजी एज अ ब्रांच इट वॉज स्टार्टेड बाय इमानजी, ठीक है। तो इमानजी ने ये शुरू की थी जापान के अंदर, और उन्होंने बेसिकली जो मकाक मॉन्कीज हैं उनके अंदर काम किया था, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उनके अंदर एक टेस्ट परसेप्शन होता है। फिर उसके बाद उन्होंने इन्हीं के अंदर एक किनशिप बॉन्ड के बारे में जो है वो बात की। फिर उसके बाद इमानजी ने ही जापानीज जो मंकीज थे उनके अंदर जो है वो एक टूल टेक्नोलॉजी की भी बात की थी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किपका मंकीज के अंदर जो है वो दोबारा फिर से कल्चरल प्राइमेटोलॉजी का काम हमें दिखाई देता है। हमें ये दिखाई देता है कि एक तरह की सोशल लर्निंग इनके अंदर होती है, ठीक है। तो प्राइमेट बिहेवियर इट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑफ 2020। फिर हमें ये पता चलता है कि 2021 के अंदर यही सवाल जो है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछ लिया गया। तो ये चीज़ बहुत बड़ी साफ हो जाती है कि यूपीएससी ने जो पिछले 5 साल के अंदर ऑप्शनल में कोई भी सवाल पूछा है वो सवाल आपको ज़रूर करके जाना है। वहाँ से इंस्पायर्ड या फिर वहाँ से ड्राइव्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा। देन उसके बाद बात आती है कल्चरल मटीरियलिज्म। द कल्चरल मटीरियलिज्म इट वाज द फिलोसफी और इट वाज द आइडिया दैट वाज प्रोपोगेटेड बाय मैरविन हैरिस। और मैरविन हैरिस बेसिकली कहते हैं कि एनवायरनमेंट से जूझने के लिए बेसिकली आप कुछ अपनी कल्चरल अडेप्टेशंस बनाते हो, कुछ मटेरियलिस्टिक अडेप्टेशंस बनाते हो, ठीक है। दैट इज नोन एज द कल्चर। फिर वो जो कल्चर है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। देन गिव अ केस स्टडी, और केस स्टडी के जरिए आप इस चीज को समझा सकते हो कि किस तरह से कल्चर तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आती है वो स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ पॉटलैश, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ पिग फीस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो यू कैन टेक दैट एग्जाम्पल। देन उसके बाद क्रिटिसिज्म। इन क्वेश्चंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कोई भी सवाल पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट टाइप, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कल्चरल प्राइमेटोलॉजी का ही एग्जांपल ले। इंट्रोडक्शन, इन इंट्रोडक्शन यू विल स्टार्ट बाय इमानजी, किंची इमानजी से आप शुरू करेंगे। दैट अबाउट 1950s के अंदर ये ब्रांच जो है वो शुरू हुई। फिर उसके बाद आप जो सब्सिक्वेंट वर्क्स हुए हैं, चिंपैंजीज के अंदर वर्क्स हुए हैं, मकाक मंकीज के अंदर वर्क हुए हैं, किपकास के अंदर काम हुए हैं, गिबन्स के अंदर काम हुए हैं, अरंगटान्स के अंदर काम हुए हैं, गोरिल्लाज के अंदर काम हुए हैं, फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर काम हुए। जो भी चीज़ें आपको याद आ रही हैं दैट यू हैव टू राइट इन अ स्ट्रक्चरल मैनर, ठीक है। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड इन दैट पर्टिकुलर मैनर। अगर आपने बड़ा ही क्रूड लर्निंग किया है, सिस्टमैटिक चीज़ें जो है वो नहीं है आपकी प्रेपरेशन के अंदर, तो वैसा जो है वो आपकी आंसर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। देन उसके बाद बात आती है सेनेसेंस की। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, वन इज एजिंग एंड अदर इज सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है जो फिजिकल डिट्यूरेशन आपको बॉडी के अंदर दिखाई देता है ड्यू टू द एजिंग, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर यू विल डिफाइन द सेनेसेंस। फिर उसके बाद बॉडी का पार्ट आ जाएगा। बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको थ्योरीज लिखनी है, दैट व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ सेनेसेंस। थ्योरीज के अंदर जरूरी नहीं है कि हर एक थ्योरी लिखनी है, बट एटलीस्ट वन बायोलॉजिकल थ्योरी शुड बी देयर, at least one evolutionary theory should be there, at least one socio cultural theory should be there, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो बात आती है that are the physical disabilities that are faced during the senescence, या फिर आपके पास जो है वो क्या जनरल डिसेबिलिटीज लोग फेस करते हैं।
इंडिया के अंदर क्या फेस हो रही है, वर्ल्ड के अंदर क्या फेस हो रही है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी आपको लिखनी है। देन उसके बाद जो है वो इसके चलते व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट यू हैव टू राइट। सी राइट अ शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे सवाल होते हैं जिनके अंदर आप इजीली 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए दैट जितने पार्ट आप बना सको अपने क्वेश्चन को समझाने के लिए, उतने पार्ट जो है वो आपको बनाने चाहिए। देन शमनिज्म दे आर द रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटीज। ठीक है, अब जो शमनिज्म है ये रिलीजियस प्रैक्टिशनर के साथ साथ कई बार मेडिसिन मैन भी बन जाता है। ठीक है, तो अगेन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट यू विल डिफाइन द शमनिज्म कि ये जो है वो एक रिलीजियस प्रैक्टिशनर होता है प्रिमिटिव सोसाइटीज का। देन उसके बाद इन द बॉडी पार्ट आप जो है वो शमन के बारे में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ शमन। कई बार वो मेडिसिन मैन भी बन जाता है, कई बार वो विचक्राफ्ट भी करता है, कई बार वो जो है वो आपका रिलीजियस प्रैक्टिशनर भी बन जाता है, आपके लिए प्रार्थनाएं भी करता है, और ही इज़ द वाइज पर्सन इन दी सोसाइटी। फिर उसके बाद यू विल राइट अ केस स्टडी जो कि शमनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रही होगी। फिर उसके बाद जो है वो आप क्रिटिकल एनालिसिस करोगे या फिर कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव्स लिखोगे रिगार्डिंग शमनिज्म। ठीक है, देन आफ्टर दैट यू विल कंक्लूड योर स्टेटमेंट। देन उसके बाद बात आती है शमनिज्म, देन उसके बाद बात आती है आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस। अच्छा, इसका जो एक डिटेल्ड एनालिसिस है या फिर जो डॉक्यूमेंट है दैट आई एम प्रिपेयरिंग, 1-2 दिन के अंदर वो भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा एंड होपफुली अबाउट ट्यूसडे वी विल रिलीज दैम। ठीक है, तो उससे आपको जो है इन चीज़ों को जिस तरह से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट हाउ यू शुड राइट, वो चीज़ें जो है वो आपको बहुत क्लियरली सामने आ जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ना ले पाऊँ, बट दैट विल बी अवेलेबल विद द O2IAS अकेडमी। ठीक है, देन आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस। अब देखो ये आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस जो है ये अगेन इट वाज आस्क्ड इन 2020 एंड अगेन 2021 के अंदर जो है वो ये सवाल HCS के अंदर पूछ लिया गया। तो यूपीएससी के पेपर तो आपको कभी भी भूल कर भी मिस नहीं करने हैं। आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि तकरीबन 1,20,000 साल पहले जो है वो हम अफ्रीका से बाहर निकले एंड देन इवेंचुअली 50,000 साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले गए, तकरीबन 40,000 साल पहले हम जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर आ गए और तकरीबन 15,000 से लेके 11,000 साल तक हम जो है वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर पहुंच चुके थे। दिस इज द आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस। ठीक है, अब लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन के अंदर पहले समझाओगे, फिर उसके बाद जो है वो इस चीज़ को, इस डेट लाइन को लिखोगे, फिर उसके बाद जो है वो आप ये लिखोगे दैट कौन कौन से अलग स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज थे, नियंदरथाल मैन के स्पीसीज थे, आपके पास डेनिसोवियन मैन के स्पीसीज थे जिनके साथ आपका तालमेल रहा, क्योंकि होमो इरेक्टस इससे पहले जो है वो दुनिया के अंदर फैल चुका था। ठीक है, सो इस तरह से चीज़ों को जो है वो आपको लिखना है। देन व्हाट इज अ सिंबल एंड डिस्क्राइब द क्लिफर्ड गीट्स कंसेप्शन ऑफ रिलीजन एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। अब बड़ी ताजुब की बात है कि ये जो सवाल है द पर्सपेक्टिव्स ऑफ रिलीजन, इट वाज मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, लेकिन कोई भी क्लिफर्ड गीट्स को जो है वो पूछ के नहीं, क्लिफर्ड गीट्स को वहां पे नहीं लिखता था। सब लोग टाइलर को लिखा करते थे और सब्सिक्वेंटली सिगमेंट फ्यूड को लिख दिया करते थे और इस तरह से जो है वो अपने आंसर को क्लोज कर दिया करते थे। HCS ने ये सवाल पूछा 2021 के अंदर और 2022 के अंदर HCS से इंस्पायर्ड होके यूपीएससी ने ये सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो ये खेल चलता रहता है बिटवीन द स्टेट PCS एग्जामिनेशंस एंड द यूपीएससी एग्जामिनेशन कि दोनों के पेपर आपको अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं। सिंबल एक ऐसा सोशल एक्शन होता है, एक ऐसा कल्चरल फिनोमिना होता है या फिर एक ऐसा कल्चरल प्रोसेस होता है, एक ऐसा कल्चरल ऑब्जेक्ट हो सकता है, आर्टिफैक्ट हो सकता है जो कि एक पर्टिकुलर मीनिंग आपको कन्वे कर रहा हो, दैट इज नोन एज अ सिंबल। नाउ द रिलीजन एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इट वाज गिवन बाय क्लिफर्ड गीट्स और क्लिफर्ड गीट्स ने अपनी किताब लिखी थी 1965 के अंदर, रिलीजन एज द कल्चरल सिस्टम। उसके अंदर क्लिफर्ड गीट्स जो है वो 5 बातें करते हैं कि रिलीजन के अंदर 5 तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो है
कि दैट रिलीजन इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स होते हैं, इसके अंदर कुछ कल्चरल प्रोसेसेस होती हैं जो कि किसी और चीज़ के लिए ट्रांसलेट कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस। Now this cross, it is not just a symbol in itself, but it is symbolic for the different things. And these different things, ये आपके अंदर जो है वो बहुत पावरफुल और परवेसिव मोटिवेशंस क्रिएट करता है, ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, ऐसी मोटिवेशंस जो कि ता जिंदगी ता उम्र आपके अंदर रहती हैं, एंड दे आर सो पावरफुल कि वो तीसरी चीज़ बनाता है कि वो आपकी रियलिटी का कंसेप्शन बनाता है। रियलिटी का कंसेप्शन कैसे? ये जो एक सिंबल है ये आपको ये बताता है, आइडियल्स देता है, मॉरल्स देता है, मोटिवेशंस देता है कि आपको हमेशा मॉरल रहना है, आपको हमेशा हार्ड वर्क करना है, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है। और अगर आप किसी एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति को देखते हो तो आप कहते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, द गॉड विल फेस हिम। ठीक है, मतलब भगवान जो है वो सब कुछ देख रहा है। ठीक है, नाउ it has created the conception of reality कि there is God and God is with me। ठीक है, देन जो आपके पास चौथी चीज है वो ये है कि ये जो परसेप्शन है ये आपकी फैकल्टीज के अंदर बैठ जाती है, आपके नजरिए के अंदर बैठ जाती है। और जो पांचवी चीज है वो ये है कि आप धीरे धीरे ये जो मूड्स हैं आपके, ये जो मोटिवेशंस हैं, वो चीजें जो है वो आपको रियलिस्टिक लगनी शुरू हो जाती हैं, आपको बिल्कुल सही लगनी शुरू हो जाती है, वही चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दैट इज द कंसेप्शन ऑफ रिलीजन। ठीक है, यू कैन टेक एनी वन एग्जाम्पल और इन 5 चीजों को जो है वो आप बता सकते हैं। वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी थी। देन उसके बाद जो तीसरी चीज है, कंपेयर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल अप्रोच टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर एंड सोसाइटी। अब इसके अंदर क्या है, दो लोगों को आपको जो है वो विशेषकर दो लोगों को आपको इसके अंदर लिखना है। द फर्स्ट इज जिन्होंने साइकोलॉजिकल फंक्शनल अप्रोच दी है, दैट इज द मलिनोव्स्की। एंड द सेकंड वन इट इज जिन्होंने जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी है, दैट इज रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, अब इसके बारे में जो है वो आपको लिखना है डेथ रिचुअल्स के अंदर, यानी कि लेमेंट का क्या रोल रहता है। ओके, लेमेंट का क्या रोल रहता है, डेथ रिचुअल्स, लेमेंट। व्हाट इज लेमेंट? लेमेंट के अंदर क्या होता है, आप एक रिचुअलाइज्ड वीपिंग करते हो। ठीक है, औरतें जब किसी की डेथ हो जाती है तो औरतें रोती हैं अक्सर, एंड इट्स अ एलैबोरेट रिचुअल दैट इज फॉलोड बाय दैट कि पहले डेड बॉडी को बिछाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो डेड बॉडी को माथा टेकते हैं, कुछ मर्द आते हैं माथा टेकते हैं, और माथा टेकते हैं या फिर उसके कुछ रिचुअल्स वगैरह करते हैं, एंड दे गो आउट, बाहर जाके मर्द जो है वो बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद औरतें धीरे धीरे आएंगी एंड दे विल स्टार्ट वीपिंग। ठीक है, और उसी वीपिंग, वाइल दे विल बी वीपिंग, जो मर्द है वो बाहर जाके कुछ खाने पीने का जो है वो अरेंजमेंट करेंगे, पानी वगैरह का अरेंजमेंट किया जाएगा, जो कुछ खाना है उसका अरेंजमेंट किया जाएगा। दीज आर नोन एज द डेथ रिचुअल्स। अब डेथ रिचुअल्स के दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। फर्स्ट इज फ्रॉम द साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव कि ये धीरे धीरे जो गुबार होता है, मन का जो गुबार होता है, जो कि एक सैडनेस होती है ड्यू टू द डिपार्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल, उसको जो है वो हल्का करने में काम आती है। द सेकंड इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, अब उसके अंदर जो है वो किन बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है हमको। किन बॉन्ड्स का मतलब है अपने रिश्तेदारों की जरूरत पड़ती है। वो रिश्तेदार आते हैं और वो इन रिचुअल्स को अदा करते हैं, पूरा करते हैं। तो बेसिकली ये जो रिचुअल्स हैं ये सोसाइटी को बनाते हैं, और इसके अंदर आपको ये भी पता चलता है कि आपको अपनी सोसाइटी की कितनी ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपनी सोसाइटी से बाध्य रहते हो, आप अपनी सोसाइटी के पास रहते हो। तो ये ही चीज़ें जो है वो आपको इसके अंदर लिखनी थी। देन उसके बाद डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल फीचर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नियंदरथालेंसेस। अब बायोलॉजिकल फीचर्स जो है वो आप नियंदरथाल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके लिखोगे। वन इज द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल, अदर इज द क्लासिकल नियंदर। अब ये भी जो है वो यूपीएससी का क्लासिक क्वेश्चन है। इसी के साथ इसके जो कल्चरल फीचर्स हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, कि कौन सी टूल टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो ये यूज कर रहे थे, चाहे वो एबाविलियन है चाहे वो मिकोकियन है, जो भी है वो आपको जो है वो चीज़ें लिखनी है प्रॉपरली। एंड यू शुड ऑल्सो ड्रॉ द टूल्स। अगर डायग्राम्स मिलते हैं एक इंसान को, ठीक है, फ्लो चार्ट्स मिलते हैं, खास करके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर, तो इट इज वर्थ ड्राइंग। ठीक है, तो मुझे
इसके अंदर ये ज़रूर लगता है कि एक एग्जामिनर का थोड़ा सा बायस रहता है टूवर्ड्स दी डायग्राम्स। देन उसके बाद एक्सप्लेन द चेंजेस इन द फील्ड वर्क मेथड्स एंड डूइंग एथनोग्राफी विद पोस्ट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस इन एंथ्रोपोलॉजी। व्हाट आर द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए हैं? पहली चीज है दैट जो क्लासिकल कंपैरेटिव मेथड है दैट हैज डिक्रीज्ड, और आजकल हम जो है वो ट्रायंगुलेशन यूज कर रहे हैं। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है? दैट रादर देन जस्ट सीकिंग द हेल्प ऑफ वन टेक्निक वी यूज डिफरेंट टेक्निक्स, लाइक केस स्टडी टेक्निक भी यूज किया जाएगा, उसके अंदर कुछ फील्ड वर्क सर्वेज वगैरह भी किए जाएंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल बी ऑल्सो यूजिंग द जीनोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स को यूज करके, अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके एक बहुत ही क्वालिटेटिव डेटा जो है वो निकाला जाता है। फिर उसके बाद इसी के साथ साथ जो हमारा ज़्यादा मत जुड़ा है, जो हमारा ज़्यादा ध्यान निकला है, वो ये है द सेकेंडली दैट हम इंटरप्रिटेशन हमने धीरे धीरे कम कर दिया है, एंड वी आर ड्रॉइंग आवर सेल्फ मोर टूवर्ड्स द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि हम अपना इंटरप्रिटेशन नहीं निकालेंगे, बट वी विल राइट अ पर्टिकुलर एथनोग्राफी इन द नॉवल फॉर्मेट, इन द डायलॉग फॉर्मेट, एंड इंटरप्रिटेशन जो है वो ज्यादातर एक इंडिविजुअल के ऊपर, जो कि रीडर है, उसके ऊपर जो है वो रखा जाएगा। एंड द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर ड्रॉइंग मोर टूवर्ड्स द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर। जैसे हानुनोज के अंदर काम किया है हैरल्ड कॉन्कलिन ने, तो उसके अंदर जो है वो ही हैड अगेन यूज्ड द ट्रायंगुलेशन टेक्निक, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की है दैट हाउ देयर परसेप्शन ऑफ कलर, द परसेप्शन ऑफ कल्चर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव। तो उनका एक्सपीरियंस टूवर्ड्स द कल्चर, एक्सपीरियंस टूवर्ड्स देयर नेचुरल एनवायरमेंट, इट इज वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव। ठीक है, तो इस तरह से इन तीन चीजों को आपको जो है वो इस सवाल के अंदर अच्छे तरीके से लिखना था। एलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड पर्सनैलिटी इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं लिखना है कि कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी को बनाती है, पर्सनैलिटी जो है वो कल्चर को कंसेप्चुलाइज करती है, ये नहीं लिखना है। इसके साथ साथ जो अप्रोचेज हैं, अब देखो 2019 के अंदर ये यूपीएससी में सवाल पूछा, 2021 के अंदर ये एचसीएस एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया। ठीक है, जो अप्रोचेज हैं वो आपको अच्छे तरीके से लिखनी है। क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कल्चर इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे मार्गरेट मीड का पर्सपेक्टिव लिखना है, एंड यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन दिस। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो फ्रीमैन की बात भी लिखेंगे आप, डायरेक्ट फ्रीमैन को भी इसमें लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व इन द मैट्रिलिनियल पजल। व्हाट इज द मैट्रिलिनियल पजल? अक्सर क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उन्होंने जब मैट्रिलिनियल सोसाइटीज को देखा, तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी को हमने बड़े पैट्रिलिनियल या फिर पैट्रियार्चिकल पर्सपेक्टिव से देखा था। जैसे पैट्रियार्ची के अंदर क्या होता है, या फिर पैट्रिलिनियलिटी के अंदर क्या होता है, कि हमारे नाम, जो मर्द है उसके नाम के ऊपर जमीन लगती है, मर्द ही केयर टेकर होता है, और मर्द ही उस जमीन के ऊपर हल जोतता है। तो इसी तरह से हमने मैट्रिलिनियल सोसाइटीज को भी कंसेप्चुलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। हमने ये मानना स्टार्ट कर दिया था कि विमेन के नाम पे जमीन है, उनका ही इनहेरिटेंस है, तो वही केयर टेकर होंगी, तो उनका ही फैमिली के अंदर दबदबा होगा। ये चीज हमने जो है वो बनानी स्टार्ट कर दी, बट दिस इज नॉट ट्रू। इसके बाद जो है वो कैथलीन गॉ का काम आता है, डेविड श्नाइडर का काम आता है ऑन दी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज, और वो बताते हैं कि किस तरह से नाम सिर्फ विमेन का होता है, बट द केयर टेकर, जो असल केयर टेकर होते हैं, या तो उनके पति होते हैं या फिर ज्यादातर वो उनके ब्रदर्स होते हैं। ठीक है, दे आर द रियल केयर टेकर्स, और इनके अंदर भी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज के अंदर भी जो ज्यादा दबदबा है वो पुरुष का ही देखा जाता है। ठीक है, दिस इज द मैट्रिलिनियल पजल जो एथनोग्राफीज के अंदर दिखाई दिया था, और ये जो वर्ड है इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय एंड्रू रिचर्ड्स। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अगेन इट इज थ्रू द डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफीज, और इसका सोल्यूशन जो है वो पीटर ने निकाला है, जेसिका जेम्स ने निकाला है अपने एथनोग्राफीज के अंदर, अगेन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद बात आती है
with the suitable case studies explain how the evolutionary biology it is significant in understanding the human behavior। अब ये पता नहीं एग्जामिनर क्यों करते हैं, यहाँ पे कल्चरल प्राइमेटोलॉजी पूछा और कल्चरल प्राइमेटोलॉजी की डेफिनेशन नीचे लिख के हमसे जो है वो दोबारा फिर से एक सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, वही चीज़ें वही सब्सटेंस इसके अंदर लिखेंगे, जस्ट चीज़ों को बदल देंगे। ठीक है, अगेन वही फॉर्मेशन ऑफ फैमिली के बारे में लिखा जाएगा, टूर टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा जाएगा, टेक्निक्स के बारे में लिखा जाएगा, सोशल लर्निंग के बारे में लिखा जाएगा, किनशिप बॉन्ड्स के बारे में लिखा जाएगा, इमोशनैलिटीज़ के बारे में लिखा जाएगा, वही सारी चीज़ें। ठीक है, देन उसके बाद बेसिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और आपके लिए एक एडवाइस रहेगी मेरी, दैट एचसीएस एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं उनको तो सॉल्व कीजिएगा ही, बट उसी के साथ साथ जो यूपीएससी के कम से कम 5-6 साल के पेपर हैं उनको आपने सॉल्व करना है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 बार एंथ्रोपोलॉजी के पेपर जो है वो पूछे जा चुके हैं, उनको सॉल्व करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हिमाचल में सवाल पूछे जाते हैं उनको ज़रूर करना है। बहुत बार मैंने देखा है कि जिन क्वेश्चंस को हम एक्सेप्शनल मानते हैं, दोज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन सम और द अदर पेपर्स, और अगर उनके उत्तर आपको नहीं आ रहे हैं तो भाई मैं बैठा हूँ आपके लिए। ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं यहीं पे होता हूँ। ठीक है, और आपको जो है वो किसी भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, आई विल बी देयर फॉर यू। देन उसके बाद बात आती है इथनो आर्कोलॉजी की। इथनो आर्कोलॉजी इट्स द स्टडी ऑफ, और इट्स द अगेन द ब्रांच ऑफ द आर्कोलॉजी, जिसके अंदर ना सिर्फ हम मटेरियल रिमेन्स को स्टडी करते हैं, बट मटेरियल रिमेन्स से हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट वाज देयर नॉन मटेरियल कल्चर। और इसके अंदर एथनो आर्कोलॉजी में आपने तकरीबन हर एक सोसाइटी जो कि आपके सिलेबस के अंदर लिखी है, वेदर इट इज़ द पॉटरी सोसाइटीज़, whether it is the hunting gathering societies, whether these are about the artisans, whether this is about the bronze makers, वो सारी चीज़ें जो है जो फिशिंग सोसाइटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो उन सब के बारे में जो है वो बात करनी है, किन्होंने किन पे काम किया है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, तो उसी तरह से आप अपने जो भी आप पढ़ रहे हो उन चीज़ों को आपने जो है वो कंसेप्चुलाइज करना है। देन उसके बाद बात आती है नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स ऑफ एलपी विद्यार्थी। बहुत बार ये यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, अब एचसीएस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया। अगेन यू विल राइट इट इन 2 पार्ट्स। पहला कि आपने कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझाना है, व्हाट डज नेचर मीन, व्हाट डज मैन मीन, व्हाट डज स्पिरिट मीन। ठीक है, फिर उसके बाद यू विल हैव टू क्रिटिसाइज द कंसेप्ट। ठीक है, और फिर जो है वो इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन कैसे आप लगा सकते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, देन पीटीजीज लिखा हुआ है बट इट शुड बी पीवीटीजीज। ठीक है, अब यहाँ पे The problems faced by PVTGs, the characteristics of PVTGs, they are very important। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखना है। डोमिनेंट कास्ट, एमएन श्रीनिवास का कंसेप्ट है। फॉर्मेशन ऑफ डोमिनेंट कास्ट इसके अंदर लिखना है आपको, डोमिनेंट कास्ट बना किस तरह से है, फिर उसके बाद डोमिनेंट कास्ट किस तरह से सोसाइटी के अंदर अपने आप को जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, आजकल किस तरह से सोसाइटी के अंदर ये काम कर रहा है। देन उसके बाद डोमिनेंट कास्ट का जो एक कंसेप्ट है उसका क्या क्रिटिसिज्म है। ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखोगे योगेंद्र सिंह के पर्सपेक्टिव वगैरह से। देन उसके बाद व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इस क्वेश्चन को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड्स। दीज एजुकेशनल एंड द कल्चरल सेफगार्ड्स दे आर गिवन बाय आर्टिकल 15(4), ठीक है, 29, 46 एंड आर्टिकल 350। ठीक है, ये सारे जो है दीज आर द एजुकेशनल एंड द कल्चरल सेफगार्ड्स। फिर उसके बाद बात आती है सोशल सेफगार्ड्स के बारे में। जो सोशल सेफगार्ड्स हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 के साथ। फिर उसके बाद बात आती है
इकोनॉमिक सेफगार्ड्स की, इकोनॉमिक सेफगार्ड्स दे आर गिवन बाय आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख के दे दूंगा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सेफगार्ड्स की बात आती है, आर्टिकल 164(1), आर्टिकल 330, आर्टिकल 337, देन उसके बाद आर्टिकल 334, वो सारे जो है वो पॉलिटिकल सेफगार्ड्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद सेफगार्ड्स फॉर द सर्विसेज, इन द सर्विसेज सेफगार्ड्स यू हैव आर्टिकल 335, आर्टिकल 320, आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4)(a), वो सारे जो है वो इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को पर्टिकुलरली लिखना है, 5 पार्ट्स के अंदर चीज़ों को डिवाइड करो और उस तरह से लिख दो। देन व्हाट इज एथनिसिटी, एथनिसिटी का मतलब होता है एक ग्रुप जो कि शेयर्ड कल्चर की वजह से बना हुआ है, शेयर्ड हिस्ट्री की वजह से बना हुआ है, शेयर्ड किसी भी तरह का परसेप्शन है उसकी वजह से बना हुआ है, और वो अपने आप को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। That is known as ethnicity, and how it is important in understanding of the some tribal movements. अब यहाँ पे बच्चे जो है वो बड़ा आर्बिट्रेरी तरीके से लिखते हैं। यू विल राइट इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट, KS सिंह एंड LK शर्मा। ठीक है, 2 लोगों के परस्पेक्टिव से जो है वो आपको इसे लिखना है। देन उसके बाद बात आती है राइट अ नोट ऑन द लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, LP विद्यार्थी और राय ने जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम किया है, और उन्होंने इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज को और उनके लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज द एस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल कम्युनिटीज। एस्ट्रो एशियाटिक को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मॉन खमेर एंड मुंडा। फिर उसके बाद दूसरी आती है डिवीजन, दैट इज तिब्बतो चाइनीज। तिब्बतो चाइनीज को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, हिमालयन, तिब्बतो हिमालयन, अरुणाचल, एंड देन यू हैव असामीज। असामीज को फर्दर जो है वो हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, नागा, बोडो, काचिन और कुकीचिन। फिर उसके बाद तीसरा आता है दैट इज द द्राविडियन। द्राविडियन के अंदर ओरन, मुंडा, वो सारे जो ओरन, मालतो वगैरह जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी लैंग्वेजेस जो है वो आ जाती हैं। देन उसके बाद जो लास्ट आती है दैट इज द इंडो आर्यन। इंडो आर्यन के अंदर ज़्यादा ब्रांचेस, इंडो आर्यन के अंदर ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, बट लैंग्वेजेस लाइक भीली दे आर द पार्ट ऑफ द इंडो आर्यन। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को लिखोगे। देन उसके बाद राइट अ नोट ऑन द इम्पैक्ट of industrialization and urbanization on the tribal populations in India. अगेन राय के परस्पेक्टिव से लिखना है, LP विद्यार्थी के किसी भी चीज़ को बहुत ही आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं लिखना है। उनका माइग्रेशन हो रहा है, ये हो गया जी, वो हो गया जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे नहीं लिखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का पेपर दे रहे हो तो प्रॉपरली एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव्स इसके अंदर आप लिखोगे। अगर नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो LP विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव से, NK सिंह के पर्सपेक्टिव से, राय के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इन सब लोगों के पर्सपेक्टिव से, बर्मन के पर्सपेक्टिव से, इन सब लोगों के पर्सपेक्टिव से जो है वो आप चीज़ों को लिखोगे। देन व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जो अलग अलग फीचर्स हैं, डुमो की स्टडी से निकले हैं, श्रीनिवास की स्टडी से निकले हैं, योगेंद्र सिंह की स्टडी से निकले हैं, उन सारे फीचर्स को आप लिखोगे और वर्ण और जाति मॉडल के बीच में आपको डिस्टिंक्शन करना है। ठीक है, दैट आई थिंक यू विल डू। कि जो वर्ण का डिस्टिंक्शन है, इट इज़ द स्ट्रैटिफाइड सिस्टम, जो कि डुमो के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही लगता है कि 4 तरह के वर्ण हैं, और 4 तरह के वर्ण पैन इंडिया लेवल के ऊपर जो है वो उन्होंने अप्लाई किए। देन उसके बाद आती है बारी जाति की। जाति डिस्टिंक्शन, इट इज़ नॉट कि आपके पास जो है वो एक रिजिड डिस्टिंक्शन है। जो जाति का डिस्टिंक्शन है, इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल इन नेचर, और आपके पास जो है इसी चीज़ को दीपांकर गुप्ता जो है वो कहते हैं दैट इट इज़ मडल्ड इन नेचर। यानी कि एक जाति जरूरी नहीं है कि वो जो है वो ब्राह्मण वर्ण के अंदर हो, वो एक जगह के ऊपर आपको ब्राह्मण वर्ण के अंदर भी मिल सकती है, दूसरी ही जगह के ऊपर वो क्षत्रिय या फिर वैश्य वर्ण का भी पार्ट जो है वो ले सकती है। और जिस तरह से आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है, ये जाति जो है वो अपना वर्ण और अपना स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर जो हिस्सेदारी है वो चेंज करती जाती है। ठीक है, तो वर्ण जो है
दैट इज अ रिजिड सिस्टम, और जाति जो है इट इज द मोबाइल सिस्टम। इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को लिखोगे। देखो आपकी राइटिंग के अंदर एक मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। वो जो लाइन लगा के लिखते हो वो सिस्टम इतना बढ़िया नहीं रहता है। ठीक है, एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव से हर एक सवाल पूछा जाता है, तो समझदारी से, क्योंकि समझदार बच्चे हो आप, मेंस लिख रहे हो, ठीक है, आपका एक बैकग्राउंड बढ़िया रहा होगा आई बिलीव सो, तो उसको जो है वो आपको अच्छे तरीके से लिखना है। देन राइट अ नोट डिस्क्राइबिंग द बेसिक फीचर्स फाउंड इन द पेलियोलिथिक इंडियन साइट्स बाय गिविंग द रेलिवेंट एग्जांपल्स। ठीक है, अब इसके अंदर इंडियन पेलियोलिथिक जो एज है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे, लोअर, मिडिल एंड अपर। ठीक है, और तीनों के अंदर क्या क्या जो बेसिक फीचर्स पाए गए हैं उनको जो है वो आप लिखेंगे। ठीक है, अगेन हेयर ड्राइंग द मैप एंड द कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस दे आर नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जांपल इन द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड देयर आर 3 कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस। पहला है सोहनियन, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है मद्रासियन कल्चरल कॉम्प्लेक्स, और तीनों के अपने अपने डिस्टिंक्शंस हैं। अगर ऊपर वाला जो सोहनियन है वो सबसे पुराना मिलता है, वहां पे चॉपर चॉपिंग टूल्स मिलते हैं, हैंड एक्सेस काफ़ी बाद में मिलते हैं, तो ये मद्रासियन के अंदर जो है वो उल्टी चीज़ें भी दिखाई देती हैं, यहाँ पे कुछ बोन टूल्स वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना करेक्टरिस्टिक है, अपने अपने फीचर्स हैं, वो आपको जो है वो उस तरह से लिखने होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, और प्रॉपर डायग्राम बना के जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं और उनके जो फीचर्स किस इंसान की खोज है उसके बारे में आप लिखेंगे। देन व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओज इन द ट्राइबल एंड द रूरल डेवलपमेंट। तो अगेन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉरी, यू नीड द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, जिन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है, जैसे एलपी विद्यार्थी हो गए, जैसे राय बर्मन हो गए, ठीक है, जैसे कुमार सुरेश सिंह हो गए, ठीक है, सिमिलरली मोपात्रा, इन सब लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़े अच्छे जो है वो उन्होंने इन चीज़ों को जो एनजीओज हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया है, ट्राइबल और रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या रहा है, और इन्होंने ही सजेशंस दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर खाखा का काम अगर आप लिखना चाहते हो, यू आर वेरी वेलकम्ड। ठीक है, खाखा का काम भी जो है वो इसके अंदर लिखिए। ओके, इस तरह से चीज़ों को जो है वो आपको डिस्कस करना है। तो होपफुली इस वीडियो से आपको एक नज़र मिल गई होगी कि आंसर्स को किस तरह से लिखना है, एंड कई बच्चों को ये भी पता चल गया होगा कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई आर्बिट्रेरी सा आंसर हमारे सामने आता है, देन वी विल रादर वेस्ट अवर टाइम ऑन चेकिंग इट, वी विल थोड़ा बहुत जो है वो एवरेज मार्क्स देके हम आगे जो है वो चल जाते हैं। ठीक है, नहीं उस चीज़ को इतना इंटरेस्ट से नहीं चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस पर्सपेक्टिव को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाइएगा, और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से बढ़िया कीजिए, और इसी चीज़ में, और इसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए बेसिकली व्हाट आई विल डू इज़ कि मेक अ लिस्ट ऑफ अबाउट 50 to 55 60 टॉपिक्स, और उसके अंदर उन चीज़ों को किस तरह से प्रिपेयर करना है उसके ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। ठीक है, एक बार लिस्ट बन जाएगी तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी, कि बिकॉज ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, दे हैव दैट 60 to 65 टॉपिक्स, वही चीज़ें हैं, और घूम फिर के बाद जो है वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आ जाती है। जैसे इंटरप्रेटिव थ्योरी को यूपीएससी ने भी बहुत पकड़ा है, जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने बहुत पकड़ा है, हिमाचल में पकड़ा है, एचसीएस के अंदर भी पकड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद मलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, फंक्शनलिज्म हर साल धोया। सिमिलरली प्राइमेटोलॉजी के अंदर 2 चीज़ें हैं, सिर्फ इतना बड़ा चैप्टर है, 2 चीज़ें, द फर्स्ट इज लोकोमोशन, द सेकेंड इज करेक्टरिस्टिक्स और सोशल बिहेवियर इन प्राइमेट्स, बात खत्म। अब ये जो है अगेन इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जो चेंजेस इन फील्ड वर्क, ये भी 2020 के अंदर पूछा गया था,
फील्ड वर्क में क्या चेंजेस आ रही हैं, उसी सवाल को घुमा के 21 में पूछ लिया। तो अगेन फील्ड वर्क इट्स अ थीम, चेंजेस क्या आई हैं फील्ड वर्क में। तो इसी तरह से कुछ ही टॉपिक्स मिलते हैं आपको। नियंदरथाल मैन की फाइलोजेनी, नियंदरथाल मैन की कंट्रोवर्सी, होमो इरेक्टस की फाइलोजेनी, होमो इरेक्टस की कंट्रोवर्सी, हर साल सवाल कभी ना, मतलब यही कुछ टॉपिक्स हैं, इनके अराउंड चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो मैं इसकी लिस्ट एक प्रिपेयर करता हूँ एंड वी विल स्टार्ट स्टडिंग इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप you enjoyed the lecture.